चलिए दलजीत सर, ये बताइए कि अपने यहाँ मार्केट में मैं आपके सामने एक तस्वीर रखता हूँ। देखिए, जैसे अभी नाम दो चार इन्होंने लिए हैं, तो वो नाम हम लोग खाली रेफरेंस के लिए, समझने के लिए ले रहे हैं। बहुत सारे टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स अपने पीक से 20-25%, मिड कैप की तो मैं अभी ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट देखिए, वो 23% करेक्ट हो चुका अपने हाई से। जब वो पीक पे था तो वो 200 के मल्टीपल पे था, लेकिन अभी भी वो 100 के मल्टीपल पे है। आप पीडीलाइट को देखिए, वो 20% करेक्शन हुआ 111 के मल्टीपल से, अभी भी 95 के मल्टीपल पे। वैसे ही एस्ट्रल स्टिल 100 के मल्टीपल पे है, 28% का करेक्शन ले चुका है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एसबीआई लाइफ, एशियन पेंट्स, जुबिलेंट फूड, ये सारे अभी भी बहुत महंगे हैं, जबकि ये 9-10 से लेकर के 25-30-35% तक के करेक्शन ले चुके हैं। अब ये अपना बाजार जो है, इसको आप हमें, हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस तरह करेक्शन हुआ और अभी भी ये बहुत महंगे हैं। जैसे मैंने क्रेडिट स्विस के नीलकंठ मिश्रा जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमको ये इंडियन मार्केट अभी महंगा लगता है, मल्टीपल के लिहाज से इसमें कम से कम जो है 25% कमी आनी चाहिए, क्योंकि ये कंफर्ट नहीं देता आपको खरीदारी करने के लिए, क्योंकि महंगाई है। तो क्या सिर्फ हम ये इंडेक्स देख के खुश हो जाते हैं? ये तो फ्लैट तो चल रहा है, 7-5-4% तो गिरा है निफ्टी, और ये सब कहाँ गिरे हैं, लेकिन नीचे नीचे जो है करेक्शन हो रहा है, और होगा भी, क्योंकि ये मार्केट एक्चुअली अभी महंगा दिखता है। तो नीरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो एक बड़ा थीम अभी उभर रहा है वो है कि पहले चल रहा था बाय एट एनी प्राइस, बाप, अभी वो खत्म हो रहा है। अभी सब ढूंढ रहे हैं वैल्यूएशन एट रीजनेबल प्राइस, या फिर जो है बाय एट रीजनेबल प्राइस कुछ चाहिए। तो ये अगर अगर हम देखें तो 2008 के बाद से 2022 तक ये 14 साल जो है लगभग यही थीम चलता रहा। क्या था कि मल्टीपल्स के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे, बिकॉज सिर्फ क्वालिटी। बिकॉज 2008 में एक बड़ा झटका लगा, सबने देखा कि भाई सब फंड्स में बहुत परेशानी हुई, और उस समय फिर ये डेट का भी एक 2008 से लेके 12-13 तक जो बहुत ओवर लिवरेज कंपनीज थी उनका भी बहुत बड़ा उसमें परेशानी देखने को मिली सबके पोर्टफोलियोज में। तो एक पूरा नॉर्मल थीम बन गया कि भाई क्वालिटी लेनी है हमको, और क्वालिटी के लिए फिर आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। क्वालिटी के लिए प्रीमियम देना है तो कितना भी प्रीमियम देना है, सब चलेगा। और फिर बहुत सारे लोगों ने आकर के समझाया भी, जो है पी मल्टीपल का कोई रेलेवेंस ही नहीं होता है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो वो, और उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे दूसरे तरीके के रेशियोज निकाले। तो आई थिंक ये जो 14 साल का जो एक्सेसिव था कि भाई हमें वैल्यूएशन को ध्यान नहीं देना है और केवल क्वालिटी पे ही जाना है, वो अब चेंज हो रहा है। और उसमें एक बड़ा रीजन है इंटरेस्ट रेट्स का भी, क्योंकि बहुत पिछले 14 साल में हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट भी ऑलमोस्ट बहुत आधे से ज्यादा वर्ल्ड में तो जीरो थे, इंडिया में भी काफी कम थे, और अब वो बढ़ना शुरू हो गए। तो अब जो है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी देखना चाहिए, और अल्टीमेटली हमारा बाई प्राइस जो है जब तक कंफर्टेबल नहीं होगा तो हमें आगे रिटर्न कैसे मिलेगा। अगर हम अब जो अभी जैसे आपने कहा कि अगर मैं डीमार्ट शॉर्ट के मल्टीपल पे खरीद रहा हूँ, तो आज अगर मैं 100 के मल्टीपल पे खरीद रहा हूँ तो उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आने वाले समय में वो 150 होना चाहिए, 200 होना चाहिए, तभी तो मुझे डबल रिटर्न मिलेगा। तो अगर वो ऐसा उम्मीद वो पॉसिबल नहीं है, या वो उसके लिए उतनी ग्रोथ जितनी चाहिए उतनी अब नहीं आ पाएगी, तो फिर आपके लिए इस रेट पे घुसना मुश्किल होगा। तो अभी ये थिंक, ये जो बहुत बड़ा जो थीम, जो अभी आप थोड़ी देर पहले गुरमीत से पूछ रहे थे कि मार्केट में क्या एंकरिंग करनी चाहिए आज की डेट में, क्योंकि लीडरशिप कोई सेक्टर या कोई उसमें से नहीं मिल रही है आपको, कोई स्टॉक से। अभी आपको एंकरिंग यही करनी है कि आपको जो हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स हैं, बहुत हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स हैं, उनसे हटना है, और धीरे धीरे आपको वैल्यू को ढूंढना है। अब वैल्यू ढूंढना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, और वैल्यू ढूंढने में के साथ में बनने के लिए आपको बहुत समय रहना पड़ता है। तो वैल्यूएशन ऐसे नहीं बनती है कि जो स्टॉक आज 10 के मल्टीपल में है, वो हमने भी बहुत सारे स्टॉक निकाले हैं अपने टाइम में जो 10 से लेकर के 50 के मल्टीपल तक गए हैं, 30 के मल्टीपल पे गए हैं, 10 गुना 50 गुना रिटर्न दिए। लेकिन वो एक दिन में नहीं हुआ, वो 3 साल 5 साल में हुआ है। और इनफैक्ट जिस समय उसके बारे में बात करते हैं उस समय तो उसमें डिसबिलीव होता है, क्योंकि जब हम 10 के मल्टीपल पे कोई स्टॉक की बात कर रहे होते हैं तो 90% लोग उसमें नेगेटिव्स ढूंढते हैं कि साहब इसमें तो कुछ है ही नहीं। और वो फिर आगे चल के जैसे जैसे करेक्शंस होते हैं उस स्टॉक में ठीक चीजें ठीक होना शुरू होती है, तो मार्केट री रेट करता है। तो अभी मुझे लगता है कि हम अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको वो चीजें ढूंढनी है जहां पर री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है,
और वो आएगी ऑब्वियसली अर्निंग्स ग्रोथ से, मैनेजमेंट की क्वालिटी से भी आएगी ना। हम ये नहीं कह रहे कि मैनेजमेंट की क्वालिटी को भूल जाइए, जी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो आपका स्टॉक कभी भी नहीं चलेगा। तो मैनेजमेंट की क्वालिटी भूलना नहीं है, लेकिन इस बात के लिए कि ये एमएनसी है, ये एशियन पेंट्स है, इसलिए इसको 70 का मल्टीपल तो मिलना ही चाहिए, इसको 90 का मल्टीपल तो मिलना ही चाहिए, वो चीज अब शायद खत्म हो। गुरमीत, दो चीज़ें होती है, या तो आप मेहनत करके खेल जीत लीजिए या खेल के नियम बदल लीजिए। तो नियम बदलना ज़्यादा आसान इस समय इसलिए है क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी का एरोगेंस है, इतना पैसा है, एरोगेंस है। अब मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी एसआईपी को ही बंद कर दें, लेकिन वो आ रहा है ना पैसा, तो उस एरोगेंस के चक्कर में 70, 80, 90 क्या मल्टीपल है। कंपनी बहुत टॉप क्लास की है, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप है, तो कोई भी मल्टीपल चलेगा। ये हो रहा है इस समय। नीरज जी, पूरी तरह नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है, देखिए आप सीखते हैं, मार्केट भी सिखाता है। अब जो न्यू जनरेशन इन्वेस्टर था उसने एक तरफा रैली देखी बहुत सालों में। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, पिछले 42 साल में 33 साल सेंसेक्स पॉजिटिव रहा और लगभग हर साल में 10% इंटर ईयर करेक्शन आया, उसके बावजूद पॉजिटिव रहा है। हर 4 साल में 3 साल पॉजिटिव रहता है। तो देखिए, ना इन्वेस्ट करने के तो बहुत बहाने और हमेशा पेसिमिस्ट ज्यादा इंटेलिजेंट साउंड करता है ऑप्टिमिस्ट से। ये तो बात बिल्कुल तय है। तो मुझे लगता है थोड़ा बाजार में एक सीख देता है जो पिछले 16-18 महीने में दी है। आप देखिए, पिछली बार जब इंडेक्स 18,600-700 था, हमारा ट्रेलिंग 26-27 था और अब जब है तो हमारा 20-21 का ट्रेलिंग है और 17-18 का फॉरवर्ड है। और उसमें जैसा आपने बोला, इंडेक्स के नीचे बहुत शार्प करेक्शंस आए हैं, तो जो महंगा था उसमें करेक्शन भी ज्यादा है। तो जैसे मिड कैप आईटी है, वहां पे करेक्शन 40-50%, जहां वैल्यूएशन रीजनेबल था जैसे एचसीएल टेक है या इन्फोसिस है, वहां करेक्शन 10 से 20% आया। तो बाजार आपको सिखाता है धीरे धीरे। और जैसा कि अभी वो भी कह रहे थे मेरे फेलो पैनलिस्ट की, थोड़ा सा रीजनेबल वैल्यूएशंस का इंपॉर्टेंस, टेक्स्ट बुक फाइनेंस क्या होती है, बाजार आपको वापस से सिखा रहा है, जो कि एक तरीके से अच्छा है कि आप कैश फ्लोज देखिए। और ये जो नए मॉडर्न टर्म थे कि प्राइस टू सेल्स कितना है, एबिटा एडजस्टेड फॉर ESOPs या एडजस्टेड फॉर, सब कुछ एडजस्ट करके एबिटा पॉजिटिव दिखा देते थे। आई थिंक बाजार अपने तरीके से समझाता है। मेरा ये मानना है नीरज जी कि इंडिया में एक हम फ्लोज को फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं। अगर आप एसआईपी के नंबर देखें, मैं आप रिटर्न्स की बात करता हूँ, आप एक बार 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के एसआईपी के नंबर्स देखिए, आपको सारे नंबर डबल डिजिट में दिखेंगे, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी होती है वो सिप के फेवर में होती है। तो ये सिप फ्लो स्ट्रक्चरल इसलिए भी है कि डिस्पाइट ऑल द वॉलेटिलिटी 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का रिटर्न काफी अच्छा डबल डिजिट। इनफैक्ट आप देखिए, प्री कोविड हम 11,500-12,000 निफ्टी पे थे, जो कि 2020 था, फरवरी ले लेते हैं, आज 2023 फरवरी में है, तो भी 11,000 से इंडेक्स 18,000। तो आप अगर देखेंगे तो बाजार ने रिवॉर्ड भी किया है जिन्होंने पेशेंटली इन्वेस्ट किया है। तो मेरा ये मानना है कि जो डिसिप्लिन है वो इंटेलिजेंस पे लॉन्ग टर्म पे स्कोर करता है, वो इन्वेस्टमेंट्स हो, स्पोर्ट्स हो, लाइफ हो, कोई भी एस्पेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग बात, एक बात आपने जो कही ना उसमें बहुत मजेदार बात करके मैं छोड़ा